हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फेस फिलिप्स के लिए डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल्स और उस पर बेस्ड क्यूज। ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल आपको यहाँ दिख रहा होगा, माइक्रो प्लास्टिक पृथक्करण हेतु नोवेल हाइड्रोजेल। कर भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने जल से माइक्रोप्लास्टिक के पृथक्करण हेतु एक अस्थायी हाइड्रोजेल को डिजाइन किया है, जिससे मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसके खतरे को कम किया जा सकेगा। इस हाइड्रोजेल में 3 परत वाली पॉलीमर संरचना शामिल है, जिसमें यूवी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक्स को नष्ट करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉलीऑक्समेलेट नामक सामग्री के नैनो क्लस्टर का उपयोग होता है। यह हाइड्रोजेल अत्यधिक कुशल था, जिसके द्वारा लगभग न्यूट्रल पीएच 6.5 लगभग बोल सकते हैं। ठीक है। पर जल में 2 अलग अलग प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक को लगभग 93% से 95% तक पृथक किया गया। इस प्रक्रिया में विभिन्न परिस्थितियों में हाइड्रोजेल द्वारा माइक्रोप्लास्टिक्स को पृथक करने और अवघटित करने को ट्रैक करने के लिए माइक्रोप्लास्टिक्स में एक फ्लोरोसेंट डाई मिलाया गया। आगे है, इस पदार्थ को विभिन्न तापमानों के तहत स्थिर पाया गया, जिससे यह माइक्रोप्लास्टिक पृथक करने के क्रम में आशाजनक समाधान बन गया। माइक्रोप्लास्टिक्स को 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया गया है। इनका निर्माण यूवी विकिरण, वायु, जलधाराओं जैसे प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से होता है, जो प्लास्टिक के बड़े कणों को छोटे कणों में विघटित कर देते हैं। इसकी 2 श्रेणियां हैं, प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक, जिसमें व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए छोटे कण तथा वस्त्रों से निकलने वाले माइक्रोफाइबर शामिल है, और द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स, जो पानी की बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक के उपकरणों के टूटने से बनते हैं। आइए देखते हैं आगे। UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की जनसंख्या का 77 वर्षों में दुगना होने का अनुमान है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, तो 1.44 अरब के अनुमानित आबादी के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अनुमानित इसलिए क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। इसके बाद चीन 1.425 अरब की जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, ऐसा है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या 1.21 अरब दर्ज की गई थी। जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि 24% लोग 0 से 14 आयु वर्ग के, 17% लोग 10 से 19 आयु वर्ग के और 26% लोग 10 से 24 वर्ग आयु के थे, जबकि 68% लोग 15 से 64 वर्ष की आयु के हैं तथा 7% लोग 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो 2011 के अनुसार हुआ। अभी का क्या रिपोर्ट कुछ है, भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष। तो ये कुछ जीवन प्रत्याशा है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में भारत की 30 वर्षों की प्रगति ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों को नज़रअंदाज कर दिया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह का प्रतिशत 23% था। भारत में मातृ मृत्यु में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, जो वैश्विक मातृ मृत्यु का 8% है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि स्वदेशी समूहों में मातृ मृत्यु दर अधिक है। विकलांग महिलाएं लैंगिक हिंसा के प्रति संवेदनशील होती है। जलवायु परिवर्तन और जाति आधारित भेदभाव जैसे कारकों के कारण कमजोर समूहों को अधिक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ब्राजीलियन लिप लिटर मेढकों की अल्ट्रासोनिक आवाज़ें। शोधकर्ताओं ने ब्राजीलियाई वर्षा वन में एक उल्लेखनीय घटना का पता लगाया है, जिसमें लीफ लिटर वाला एक छोटा मेढक मनुष्य की उपस्थिति में प्राध्वनिक संकेत उत्पन्न करता है। ब्राजील के वर्षा वनों में लीफ लिटर के मेढक यानी हेडडस बिनोटाटस प्राध्वनिक संकेत उत्सर्जित करते हैं, जो संभावित रूप से शिकारियों को रोकते हैं अथवा सुरक्षा हेतु अन्य पक्षियों को आकर्षित करते हैं। इस कॉल की आवृत्ति मनुष्य की श्रवण सीमा के भीतर 7 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है, अथवा ये मानवीय श्रवण सीमा से परे है, मतलब कि सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव की क्षमता है सुनने की। अच्छा ठीक है, तो अथवा ये मानवीय श्रवण सीमा से
परे 20 किलो हर्ट्ज से 44 किलो हर्ट्ज तक होती है और ऊपर की सीमा में 20 से ऊपर से लेकर 44 तक है। कह रहा है सामान्य मानव श्रवण आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। इस कारण से ये आवाज़ तो सुना नहीं जाता है। कर मनुष्य के लिए अश्रव्य होते हुए भी इन आवृत्तियों को चमगादड़, कृंतक, कृंतक मतलब चूहे, ये सब चुचंदर, ये सब छोटे प्राइमेट जैसे संभावित शिकारियों द्वारा पहचाना जा सकता है, जो संभावित रूप से अपनी व्यापक आवृत्ति सीमा में शिकारियों की एक श्रृंखला को नियंत्रित कर सकते हैं। करैया खोज इन प्राध्वनिक संकेत के उनके उद्देश्य के साथ ही शिकारियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के बारे में प्रश्न उठाती है। आइए देखते हैं अब नई मेनिनजाइटिस वैक्सीन के साथ नाइजीरिया सबसे अग्रणी। नाइजीरिया मेन 5C वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जो मेनिनजाइटिस से निपटने में एक अभूतपूर्व कदम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समर्थित यह नया टीका एक ही खुराक में मेनिनगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो पिछले टीके से बेहतर है, जो कम उपभेदों को लक्षित करते थे। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में मामले में वृद्धि के साथ मेन 5CV की शुरुआत 2020 तक मेनिनजाइटिस को समाप्त करने के WHO के लक्ष्य के अनुरूप है। आगे देखते हैं मेनिनजाइटिस मेनिनजेन्स मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी के आवरण झिल्लियों का एक गंभीर संक्रमण है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को आच्छादित करने वाली झिल्ली होती है। यह रोग बैक्टीरिया, कवक या विषाणु सहित कई अलग अलग रोगजनकों के कारण हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे सर्वाधिक रूप से बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के प्रभाव द्वारा देखा जाता है। कई अलग अलग बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस का कारण बन सकते हैं। इसमें एस्पेट्रोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निसेरिया या मेनिनगिटिडिस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर। कर रहा है लैंसेट कमीशन की एक हालिया रिपोर्ट में भारत में प्रोस्टेट कैंसर के मामले में चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जिससे देर से निदान के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। भारत में बड़ी संख्या में रोगियों में उन्नत चरण के कैंसर जिनके ठीक होने की संभावना नहीं है का निदान किया जाता है, जिससे मृत्यु दर 65% हो जाती है। विश्व स्तर पर प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2040 तक दोगुने होने की संभावना है। ये सब पॉइंट याद रखना, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है, जहां नए मामले की संख्या प्रतिवर्ष 71,000 तक पहुंचने का अनुमान है। कह है प्रोस्टेट कैंसर क्या है। परिचय। यह एक प्रकार का कैंसर है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में मूत्राशय के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि प्रोस्टेट में विकसित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि तरल पदार्थ का उत्पादन करती है, जिससे शुक्राणु का पोषण और परिवहन होता है। व्यापकता की बात करें तो लैंसेट आयोग की रिपोर्ट में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में वैश्विक वृद्धि की भविष्यवाणी की गई, जिसमें निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को सबसे अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। विश्व में प्रोस्टेट कैंसर वर्ष 2020 में लगभग 3,75,000 मौतों के लिए जिम्मेदार था। इसे पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का 5वां प्रमुख कारण बताया गया है। यह वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के कैंसर का 3% है, जिसमें अनुमानित रूप से क्या है 33,000 से 42,000 वार्षिक नए मामले होते हैं। आगे देखते हैं आगे और क्या है इसमें। बढ़ती आबादी के साथ जीवन प्रत्याशा में हो रही वृद्धि के कारण प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। जोखिम के कारण प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम कारकों में उम्र, विशेषकर 50 से अधिक, अनुवांशिकीय हार, मोटापा, धूम्रपान, रासायनिक जोखिम, प्रोस्टेट सूजन के साथ ही हार्मोनल कारक भी शामिल हैं। लक्षण। प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर अपने प्रारंभिक चरण में लक्षणहीन होते हैं, लेकिन लक्षणों में पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना, विशेषकर रात में, मूत्र में रक्त, स्तंभन दोष और पीठ के नीचे हिस्से अथवा जांघ में दर्द शामिल हो सकते हैं। जांच। प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन, जिसको PSA बोलेंगे, रक्त परीक्षण रक्त में PSA के स्तर को मापता है। उच्च PSA स्तर प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है, लेकिन जो ये PSA की मात्रा है, लेकिन वे अन्य कारकों के कारण भी PSA की मात्रा अधिक दिखा सकता है, ये भी बोल रहा है। आगे देखते हैं उपचार। सर्जरी। प्रोस्टेट ग्रंथि के इलाज के लिए सर्जरी यानी रेडिकल प्रोस्टेक्टोटोमी
एक सामान्य उपचार विकल्प है रेडिएशन थेरेपी। कह रहे रेडिएशन थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग किया जाता है। हार्मोन थेरेपी, इसे एंड्रोजन डेप्रीवेशन थेरेपी भी कहा जाता है। एक ऐसा उपचार है जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम करता है। बैक्री थेरेपी, यह उपचार रेडियोधर्मी बीजों को सीधे प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रत्यारोपित करता है। आइए देखते हैं आगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखते हैं, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता कार्यक्रम जो है 2012 में प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत के बाद से वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सर्वाधिक एपीए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कर 125 एपीए में से 86 एकपक्षीय हैं, 39 द्विपक्षीय हैं शामिल हैं। करा एपीए पर प्राधिकरण और किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौता है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संबंध में अग्रिम रूप से आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करता है। यह आर्म्स लेंथ प्राइस के निर्धारण के तरीके यह दोनों को निर्धारित करता है। कर आर्म्स लेंथ प्राइस एक सौदे को व्यक्त करता है जिसमें शामिल पक्षकार एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। आगे देखते हैं एपीए की मुख्य विशेषताएं। इस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत हस्ताक्षर किए जाते हैं। कर यह एक प्रकार का स्वैच्छिक समझौता है। समझौते की अवधि कर अधिकतम 5 आगामी वर्ष फिर है। इसे 5 वर्षों की समाप्ति के बाद आगे 4 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। शुरू में 5 वर्ष के लिए समझौता हो तो उसके बाद 4 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। एपीए के प्रकार एक पक्षीय, इसमें केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है जहां करदाता निवास करता है। द्विपक्षीय, इसमें करदाताओं मेजबान देश के कर प्रशासन। तो पहला देखना है एकपक्षीय है, इसमें केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है जहां करदाता निवास करता है। एक पक्षीय हो गया। कर इसमें करदाताओं मेजबान देश के कर प्रशासन और एक विदेशी कर प्रशासन को शामिल किया जाता है, यानी विदेशी कर प्रशासन देश बोल सकते। बहुपक्षीय, इसमें करदाता मेजबान देश कर प्रशासन एक से अधिक विदेशी कर प्रशासन शामिल होते हैं। तो ये बहुपक्षीय हो गया। मुख्य लाभ, यह ट्रांसफर प्राइसिंग के विवादों को हल करने के लिए दोहरे कराधान बचाव समझौते तंत्र का पूरक है। ये विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। कर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में देखेंगे तो ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। मंत्रालय ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। कार्य प्रत्यक्ष करों के आकलन और संग्रहण से संबंधित नीतियाँ बनाना है। आइए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की। कर यह रिपोर्ट इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप, डबल नहीं हो गया है लगता है, चलिए कोई बात नहीं। यह रिपोर्ट इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इन इक्वलिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स शीर्षक से जारी की गई है। कर महिलाओं के लिए लैंगिक और जनन स्वास्थ्य अधिकार इसमें शामिल है। फिर कह रहा है यातना से मुक्ति का अधिकार, स्वास्थ्य, निजता, शिक्षा एवं जीवन का अधिकार और भेदभाव की रोकथाम का अधिकार। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र देखेंगे। अच्छा, ये कोई बात नहीं है, डबल हो गया ना। भारत की जनसंख्या लगभग 144.7 करोड़ है। इस तरह भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद 142.5 करोड़ की आबादी वाला चीन दूसरे स्थान पर है। कर भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान है। ठीक है, भारत का 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग है। इसके बाद 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग के हिस्सेदारी है। ठीक है, भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित है। कुल प्रजनन दर है यह महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान उनसे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है। भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 71 और 74 वर्ष है। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल को दोबारा दो तरह से हो गया। 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह की दर 23% है। दिव्यांग महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक जेंडर आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है। 31 वर्षों यानी 1994-2024 के दौरान लैंगिक और जनन स्वास्थ्य में हुई प्रगति में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अनदेखी की गई है। देखते हैं और कर लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की पहले तो भारत में जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। सरोगेसी विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 लागू किए गए हैं आदि।
20 में 1994 में काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 में लॉन्च किया गया आदि। क्रय संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के बारे में देखेंगे तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। स्थापना, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। लैंगिक और जनन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह वैश्विक स्तर पर लैंगिक और पुनर्जनन स्वास्थ्य से संबंधित कई सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। इन सेवाओं में शामिल है स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल, व्यापक लैंगिक शिक्षा आदि। इसके कार्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा तय किए गए हैं। आइए देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन 2000 से 2.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण का लोप हुआ है। यह लोप 2001 से 2023 के दौरान वृक्ष आवरण में 6% की कमी के बराबर है। वृक्ष आवरण के तहत वह अनुमानित क्षेत्र शामिल है जिसमें 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्ष होते हैं, ठीक है। क्या है, वृक्ष आवरण में यदि बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्ष होते हैं। साथ ही ये वृक्ष दस्तावेजों में दर्ज वन से अलग होते हैं। इसके विपरीत यदि वन आवरण की बात किया जाए तो इसके तहत वह क्षेत्र शामिल होता है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होता है, तो वो वन आवरण कहलाता है। और कम हुआ तो वृक्ष आवरण। इसमें वृक्ष वितान घनत्व 10% या उससे अधिक होता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर एक नज़र। 2001 से 2023 के बीच देश की कुल वृक्ष आवरण लोप में 5 राज्यों असम और उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर का 60% योगदान रहा है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, हानि हुआ है वृक्ष आवरण का। 2021 से 22 के बीच 89.9 मिलियन टन का नेट कार्बन सिंक दर्ज किया गया है। लक्षद्वीप का 76% भूभाग वृक्षारोपण क्षेत्र के अधीन है जो भारत में सर्वाधिक है। वृक्ष आवरण में कमी के लिए उत्तरदायी कारक। वनों की कटाई की वजह से 2001 से 2022 के बीच वृक्ष आवरण में 3.3% की कमी दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। इससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे भी वनों में पेड़ पौधे की संख्या कम हो रही है। GFW के अनुसार 2001 से 22 के बीच जंगलों में आग लगने से वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी ओडिशा में दर्ज की गई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए भारत की पहले की बात करें तो हरित भारत मिशन शुरू किया गया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: वन वृक्ष आवरण में 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना तथा अतिरिक्त 5 मिलियन हेक्टेयर वन या गैर वन भूमि पर वन वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना। शहरी और उपशहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए नगर वन योजना की शुरुआत करना। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में यदि देखेंगे तो वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ने 1997 में GFW की स्थापना की थी। GFW एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये वनों की निगरानी के लिए डेटा और साधन उपलब्ध कराता है। यह दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर वनों में कैसे परिवर्तन हो रहा है इस संबंध में रियल टाइम आधार पर जानकारी उपलब्ध कराता है। चलिए आइए देखते हैं क्यों क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन आवरण के तहत वह अनुमानित क्षेत्र शामिल है जिसमें 1 हेक्टेयर से कम वृक्ष होते हैं, ठीक है। कितने कथन शक्ति है बताना है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। वृक्ष आवरण के तहत वह क्षेत्र शामिल होता है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि वृक्ष आवरण में 1 हेक्टेयर से कम होता है, वन आवरण में 1 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स हो गया, इसलिए ऑप्शन डी होगा। दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो भारत की जनसंख्या लगभग 44.17 करोड़ है। इस तरह भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। क्योंकि चीन इससे कम है तो ये लाइन नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं है, ये पहला तो सही है। कितने सत्य ढूंढना है। अगर भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगने होने का अनुमान है तो ये भी हमने देखा। भारत की कुल प्रजनन दर इतना है। भारत में पुरुष और महिलाओं के लिए जन्म के लिए समान समय जीवन प्रत्याशा जो है 71 से 74 वर्ष अनुमानित है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। APA कार्यक्रम जो है 2012 में प्रारंभ किया गया था, तो ये देखा सही है। यह एक प्रकार का बाध्यकारी समझौता नहीं, यह स्वैच्छिक समझौता है, ये भी हमने देखा था। यह ट्रांसफर प्राइसिंग विद को हल करने के लिए दोहरे कराधान बचाव समझौते का तंत्र का पूरक है, ये था।
तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यार विश्व स्तर पर प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2070 तक दोगुने होने की संभावना है। तो 2040 तक ही था ना, 70 नहीं था, तो पहला गलत है। कौन सा कथन सत्य है ढूंढना है। क्या इसे पुरुष में कैंसर से संबंधित मौतों को 5वां प्रमुख कारण बताया गया है, तो ये तो सही है। क्या ये वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के कैंसर का 3% देखे थे, ना कि 6%, तो ये तो तीसरा गलत है। तो दूसरा सही है। प्रोस्टेट ग्रंथि के इलाज के लिए सर्जरी यानी रेडिकल प्रोस्टेटोक्टेमी एक सामान्य उपचार विकल्प है, तो ये भी देखा। और भी विकल्प है लेकिन ये भी तो था ही, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 सही। तो ऑप्शन सी में है 2 और 4, 2 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा ये क्वेश्चन भी देखते हैं, 5वां क्वेश्चन कि मेनिंजाइटिस वैक्सीन मैन 5 से भी वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो ये क्या था आंसर, ऑप्शन ए नाइजीरिया। तो ये आज का आर्टिकल पे है और ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, अभ्यासी वास्तविकता गेमिंग उपकरण का एक रूप, पहनने योग्य संरचना ने जो मानव शक्ति को बढ़ाती है, फिर ऐसे ही साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर, और डी है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की एक विधि। इसको देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 देश है, उसमें कौन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हमने